वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द जूलॉजी क्लास। बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में आज आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि इस कोविड पीरियड के डिफ़िकल्ट टाइम में आप लोग स्वस्थ रहे होंगे। आज हम जूलॉजी क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है इम्यूनिटी। कोविड काल के दौरान सभी को इम्यूनिटी शब्द का अर्थ तो समझ में आ ही गया है। सभी को आवश्यकता है कि अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें। आज हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी होती क्या है। जीवों में संक्रमण को रोकने की जो क्षमता होती है उसे हम प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सेट्रा विच एंटर्स द बॉडी। हमारे शरीर का एक प्रतिरक्षा तंत्र है और वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन उस मजबूत तंत्र के होने के बावजूद भी कई सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस से हमारे शरीर में संक्रमण रोकने की जो क्षमता होती है उसे हम प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी कहते हैं। जैसा कि ये हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है, इसे डिजीज़ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। एज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस इट ऑल्सो कॉल्ड एज डिजीज़ रेजिस्टेंस। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार से प्रतिरोधकता क्षमता में कमी होती है तो उसे हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। लैक ऑफ इम्यूनिटी इज़ नोन एज ससेप्टिबिलिटी। इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर में वो एक इम्यून तंत्र के द्वारा दी जाती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि बोन मैरो, थाइमस, स्प्लिन एक्सेट्रा विभिन्न प्रकार के अंगक शामिल होते हैं। आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इम्यूनिटी होती क्या है और इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी हमारे शरीर में जो जीवों से संक्रमण को रोकने की जो क्षमता है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। मुख्यतः इसे हम दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी हमारे शरीर में पाए जाने वाली जो जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है या वह प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी को हम पुनः एनाटॉमिकल बैरियर्स, फैगोसाइटिक बैरियर्स, ब्लड प्रोटीन्स, साइटोकाइंस इनके द्वारा उत्पन्न जो प्रतिरोधकता है उसके आधार पर विभाजित कर सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी में विभाजित करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी पुनः नेचुरली एक्वायर्ड या आर्टिफिशियली एक्वायर्ड हो सकती है, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी भी पुनः नेचुरली एक्वायर्ड और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में विभाजित की जा सकती है। सबसे पहले देखते हैं हम इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता। यह हमारे शरीर में जैसे ही एक बच्चा न्यूबॉर्न पैदा होता है या माता के शरीर से बाहर आता है तो विभिन्न प्रकार के जीवों का संक्रमण का डर उसमें रहता है। इन संक्रमण से बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव के अंदर एक जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता या प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी। इट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिफोर इन्फेक्शन एंड आर कैपेबल ऑफ रैपिड रेस्पॉन्सेज टू माइक्रोब्स। ये मुख्यतः 4 प्रकार के डिफेंस बैरियर से मिलकर के बनी होती है: एनाटॉमिकल बैरियर, फैगोसाइटिक बैरियर्स, ब्लड प्रोटीन्स एंड साइटोकाइंस। एनाटॉमिकल बैरियर्स जैसे कि हमारे शरीर का फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्किन, जो कि किसी भी प्रकार के जीव को हमारे शरीर में अंदर प्रवेश होने से रोकता है। स्किन जो है ये हमारा एक मैकेनिकल बैरियर्स है जो विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स से हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है और इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। ये इसके अतिरिक्त एक एसिडिक एनवायरनमेंट हमारे शरीर के ऊपर एसिडिक एनवायरनमेंट प्रदान करता है, जिसका पीएच जो है वो 3 to 5 के बीच में होता है, जो कि विभिन्न प्रकार की माइक्रोब्स की ग्रोथ को वहीं पर रोक देता है। इसके अतिरिक्त
हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। जैसे कि हमारे कान के अंदर सेरुमेन पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का म्यूकस होता है जो कि कान के अंदर सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। हमारे शरीर के ऊपर विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, जैसे कि ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये हुए हमारे एनाटॉमिकल बैरियर्स। एनाटॉमिकल बैरियर्स के बाद में हम आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। हमारे शरीर के जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनसे भी हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसा कि आप सब ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के पैथोजन से आक्रमण होता है तो हमें फ़ीवर आता है। तो ये फ़ीवर का आना या टेम्परेचर का बढ़ना भी एक प्रकार से हमारा बॉडी रिस्पॉन्स है, जो कि विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकता है। हमारे शरीर का जो लो एसिडिक पीएच होता है स्टमक का, ये विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में जो ओरल कैविटी के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करते हैं उनको इस लो पीएच के द्वारा किल कर देता है या मार देता है। हमारा जो स्टमक है, स्टमक के अंदर ये लो पीएच जो है वो HCl के द्वारा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसके पश्चात आते हैं हमारे फेगोसाइटिक बैरियर्स। फेगोसाइटिक बैरियर्स विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो हैं हमारे शरीर की, वो हमें एक प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक तंत्र है जो कि मुख्यतः प्रवेश करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन से लड़ने या फाइट करने का काम करती है। हमारे रक्त के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। WBC कोशिकाएं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम या हमारे इम्यून सिस्टम का मुख्य भाग होती हैं। WBC कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट यानी कि कणिकी कोशिकाएं एवं ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं या अकणिकी कोशिकाएं। ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं पुनः 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल कोशिकाएं। और ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं जो हैं वह भी पुनः 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट कोशिकाएं एवं लिम्फोसाइट कोशिकाएं। तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। इनमें से न्यूट्रोफिल कोशिका, इओसिनोफिल कोशिका और मोनोसाइट कोशिका मुख्यतः फेगोसाइटिक नेचर की होती है। फेगोसाइटोसिस एक प्रक्रिया है जिसके अंदर कोशिकाएं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन को चारों तरफ से घेर कर और उन्हें डाइजेस्ट कर देती हैं या उनका पाचन कर देती हैं। उसके पश्चात आते हैं हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के ऊपर। विभिन्न प्रकार के वुंड्स या घाव होने के बाद में हमारे शरीर से एक प्रकार का वेस्कुलर फ्लूइड जिसमें सीरम प्रोटीन्स और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी पाई जाती है रिलीज़ किया जाता है, और ये हमें एक विभिन्न प्रकार के पैथोजन से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि इंटरफेरॉन्स, साइटोकाइंस। ये हमारे शरीर में निकलने वाले विभिन्न प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल करते हैं। साइटोकाइंस जो हैं ये नेचुरल किलर सेल्स यानी कि NK सेल्स की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं और पैथोजेंस को किल करने में मदद करते हैं। आगे हम देखते हैं इनेट इम्यूनिटी जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। एक विशिष्ट जाति के अंदर विशेष प्रकार के पैथोजन से पाए जाने वाली जो प्रतिरक्षा होती है उसे हम स्पीसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि बर्ड्स जो हैं वो टेटनस के लिए इम्यून होती हैं, यानी कि उनके अंदर टेटनस की बीमारी नहीं हो सकती है। तो एक विशेष प्रकार की जाति के अंदर पाए जाने वाली जो इम्यूनिटी होती है उसे हम स्पीसीज इम्यूनिटी कहते हैं। इसी प्रकार से ये इम्यूनिटी या प्रतिरोधकता जो है वो एक रेस यानी कि रेशियल इम्यूनिटी के रूप में भी पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की जो रेशेस हैं उनके अंदर एक मार्क्ड डिफेंस या रेजिस्टेंस पाई जाती है पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए।
इंडिविजुअल इम्यूनिटी, जैसा कि आपने कोरोना या कोविड की डिजीज़ के अंदर देखा होगा कि यह किसी को तो बहुत अधिक प्रभावित कर रही है और किसी को बहुत कम प्रभावित कर रही है। तो एक व्यक्ति विशेष के अंदर भी किसी भी विशेष बीमारी या डिजीज़ को लेकर के प्रतिरोधकता पाई जाती है, जिसे हम इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो किसी भी डिज़ीज़ के लिए इम्यून हो सकता है, या वही पैथोजन जो है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर अधिक प्रभावित कर सकता है, जबकि किसी व्यक्ति के अंदर कम प्रभावित करता है। इसे हम इंडिविजुअल या व्यक्ति विशेष इम्यूनिटी या प्रतिरोधकता कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वातावरण से अर्जित या अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी इज़ द इम्यूनिटी दैट इज़ डेवलप्ड बाय द होस्ट इन इट्स बॉडी आफ्टर एक्सपोजर टू सूटेबल एंटीजन आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट फ्रॉम एन इम्यून डोनर। जो कि हम वातावरण से अर्जित करते हैं उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी जो होती है वो जन्मजात नहीं पाई जाती है, व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे वातावरण से अर्जित की जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी हो सकती है या शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी हो सकती है। उसके आधार पर इसे हम एक्टिव या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में विभाजित करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी शो करती है। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी का मतलब है किसी भी विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए एक विशेष प्रकार की ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी पाई जाती है। विशेष प्रकार के एंटीबॉडी बनाए जाते हैं जो कि सिर्फ उसी बीमारी से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करेंगे। एक विशेष प्रकार के एंटीजन जो हैं वो विशेष प्रकार के एंटीबॉडी के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, या एंटीबॉडी जो हैं वो विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। एक विशेष प्रकार एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो डाइवर्सिटी शो करती है। इसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के एंटीजन के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। इस तरीके से ये एक डाइवर्सिटी शो करती है। कई इम्यूनिटी जो है वो मेमोरी के रूप में हमारे शरीर के अंदर रह जाती है। इसे हम इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं। यानी कि एक बार अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीजन प्रवेश कर गए तो उसके लिए हमारे शरीर में मेमोरी सेल्स बनेंगे, यानी कि स्मृति कोशिकाएं बनेंगी, और पुनः जब भी दोबारा से आक्रमण होगा या दूसरी बार आक्रमण होगा उन्हीं पैथोजेंस के लिए, तो हमारा शरीर जो है वो तुरंत प्रभाव से उसके लिए प्रतिक्रिया दर्शाता है। तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी दर्शाई जाती है। एक एंटीजन जो है, एक एंटीबॉडी जो है वो सेल्फ एंटीजन या नॉन सेल्फ एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है। इस प्रकार से एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो कि नेचुरल पैथोजन से डायरेक्ट एक्सपोजर की फलस्वरूप मिलती है। इट इज़ इंड्यूस्ड बाय द नेचुरल एक्सपोजर टू अ पैथोजन और बाय वैक्सीनेशन, या हम इसको वैक्सीनेशन के द्वारा इंड्यूस करवा सकते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसे हम पुनः दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। नेचुरली एक्वायर्ड जो कि हमारे डायरेक्ट एक्सपोजर से हमारे शरीर के अंदर बनती है। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड जैसा कि वैक्सीनेशन के द्वारा बनाई जाती है। वैक्सीनेशन बेसिकली होता क्या है? वैक्सीनेशन हमारे शरीर के अंदर एटेन्यूएटेड वायरस या बैक्टीरिया को हम हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। ये वही वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जो कि विशेष प्रकार के बीमारी या डिजीज़ उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। किंतु इन बैक्टीरिया या वायरस को जब हम अक्रिय करके शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं तो ये हमारे शरीर में विशेष प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन विशेष प्रकार के एंटीबॉडी को उत्पन्न करने के लिए हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी तो बन जाते हैं लेकिन पैथोजन जो है वो बीमारी करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, जो कि हम कृत्रिम तरीके से हमारे शरीर के अंदर वैक्सीनेशन के द्वारा उत्पन्न करवा रहे हैं।
पैसिव इम्यूनिटी जो है वो अगर हम किसी भी एंटीबॉडी को बनाए रूप में या फिर नेचुरली फॉर्म रूप में अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं तो इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज़ अचीव्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इम्यून प्रोडक्ट्स सच एज एंटीबॉडी और सेंसिटाइज टी सेल्स फ्रॉम एन इम्यून इंडिविजुअल टू नॉन इम्यून वन। पैसिव इम्यूनिटी भी पुनः दो प्रकार की होती है, नेचुरली एक्वायर्ड जो कि हम वातावरण से सीधे अर्जित करते हैं, और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ये अंतर है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, यानी कि लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर रहती है, जबकि पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि हम एंटीबॉडीज़ या ड्रग्स के फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधकता को उत्पन्न करवा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इम्यून प्रोडक्ट, जैसे कि कोई भी एंटीबॉडी को हम अपने शरीर में प्रवेश करवाते हैं या फिर सेंसिटाइज टी सेल्स को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अगर हम किसी भी पैथोजन को या किसी भी एंटीबॉडी को हम शरीर के अंदर कृत्रिम रूप से प्रवेश करवा रहे हैं तो इसे हम आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, हमारे शरीर के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी सक्रिय प्रतिरोधकता जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है। बॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। किसी भी एंटीजन के लिए हमारा शरीर जो है विशेष प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं के द्वारा शरीर के अंदर प्रतिक्रिया दर्शाता है। प्रतिक्रिया दर्शाने की जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर एक्टिव इम्यूनिटी को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जब हमारे शरीर में पहली बार कोई पैथोजन आक्रमण करता है तो इसे हम उसकी फलस्वरूप बनने वाला जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं या उनकी फलस्वरूप जो एंटीबॉडी बनते हैं उसे हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस when the host is attacked by the certain microbes for the first time. The antibodies start to generate after certain periods of binding of antigen with its particular antibody is very specific. Secondary immune response जो है वो एक बार जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी एंटीजन से आक्रमण हो जाता है और उसके पश्चात जब दोबारा आक्रमण किया जाता है तो हमारे शरीर के अंदर मेमोरी सेल्स यानी कि स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं और ये स्मृति कोशिकाएं दोबारा आक्रमण के समय हमारे शरीर को प्रतिरोधकता प्रदान करती है। इसे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। एक्वायर्ड एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो दो तरीके से हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। एक होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या अंतर होता है वो हम देखते हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधकता ब्लड यानी कि रक्त के द्वारा प्रदान की जाती है यानी कि तरल माध्यम के अंदर प्रदान की जाती है तो इसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि हमारे टिश्यूज़ यानी कि ऊतकों के अंदर विभिन्न प्रकार के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रतिरोधकता प्रदान की जाती है उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर में किसी भी पैथोजन के आक्रमण करने पर जो रक्त के अंदर उपस्थित बी कोशिकाएं यानी कि बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वे विभिन्न प्रकार की उद्दीप्त होकर विभिन्न प्रकार की क्लोन्स यानी कि प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती हैं और ये प्लाज्मा कोशिकाएं उस विशेष एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो कि उस एंटीजन के साथ में बंध कर और एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी जो कि तरल माध्यम के अंदर की जाती है उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि सेल मीडिएटेड यानी कि टिश्यू मीडिएटेड इम्यूनिटी वह होती है जबकि किसी भी पैथोजन द्वारा हमारे ऊतक तंत्र के ऊपर जब आक्रमण किया जाता है तो ऊतकों को सुरक्षा देने के लिए जो टी लिम्फोसाइट यानी कि टी सेल्स कोशिकाएं होती हैं वह उद्दीप्त होती हैं और ये टी सेल्स कोशिकाएं इन एंटीजन्स को साइटोकाइंस के द्वारा
विभिन्न प्रकार के साइटोकाइंस का निर्माण कर उनको नष्ट करने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार की प्रतिरोधकता को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आज विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया। इसके साथ हम ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।